चैप्टर 5 सेक्शन 3 एंड 4। विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठा स्टीफन पक्षियों के झुंड को ऊपर मंडराते हुए देखता है और उसकी प्रजाति को पहचानने की कोशिश करता है। वह उड़ान के विचार और इस तथ्य पर विचार करता है कि मनुष्य हमेशा उड़ने की कोशिश करते रहते हैं। उसके विचार हाल ही में खुले येट्स के एक नाटक की पंक्ति की ओर मुड़ते हैं। ऐसी पंक्ति जो निगलने वाले पक्षियों को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में दर्शाती है। उसे नाटक की कड़ी आलोचना याद आती है क्योंकि कुछ युवकों ने येट्स पर मानहानि और नास्तिकता का आरोप लगाया था। लाइब्रेरी से निकलते हुए स्टीफन क्रैनली और टेपल के साथ चलता है, जो बहस में पड़ जाते हैं। स्टीफन की प्रेमिका एमा लाइब्रेरी से निकलती है और क्रैनली को नमस्ते करती है। स्टीफन को अनदेखा करती है। स्टीफन को ठोस पहुंचती है और वह ईर्ष्या महसूस करता है और एमा को घर जाते हुए देखता है। ग्लिन नाम का एक छोटा गठिया युवक स्टीफन और उसके दोस्त के पास आता है और टेम्पल उनसे बिना बपतिस्मा वाले बच्चों के भाग्य के बारे में एक धार्मिक विवाद में उलझ जाता है। बाकी छात्रों को छोड़कर क्रैनली और स्टीफन अकेले चलते हैं। स्टीफन क्रैनली को घर पर हुए एक अप्रिय बातचीत के बारे में बताता है। स्टीफन की मां चाहती है कि वह चर्च में ईस्टर सेवाओं में भाग ले, लेकिन स्टीफन को अब धार्मिक विश्वास महसूस नहीं होता और वह जाना नहीं चाहता है। क्रैनली जवाब देता है कि मां का प्यार धार्मिक संदेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और स्टीफन के जाने की सलाह देता है। क्रैनली धीरे से यीशु का अपमान करके स्टीफन की नई नास्तिकता का परीक्षण करता है और अपने दोस्तों की प्रतिक्रिया को करीब से देखता है। क्रैनली निष्कर्ष निकालता है कि स्टीफन में अभी भी विश्वास के अवशेष हो सकते हैं। स्टीफन दुख से अपने दोस्त को बताता है कि उसे लगता है कि उसे जल्द ही अपने कलात्मक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ना और अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ सकता है। स्टीफन कहता है कि उसे लगता है कि उसे मैं सेवा नहीं करूँगा के आदेश का पालन करना चाहिए, किसी भी विचारधारा को अस्वीकार करना चाहिए जो उस पर ऊपर से थोपी जाती है, यहाँ तक कि दोस्त और परिवार की भी। क्रैनली स्टीफन को अधिकांश एकांत के जोखिम के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन स्टीफन जवाब नहीं देता। यह आख्यान अब एक डायरी के रूप में बदल जाता है जिसमें स्टीफन खुद अपनी रोज़मर्रा की बातें लिखते हैं। वह अपनी सोच, विचारों और दिन की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। वह क्रैनली के साथ विश्वविद्यालय छोड़ने के बारे में अपनी बातचीत बताता है और क्रैनली के पिता का भी जिक्र करता है। वह जॉन द बैप्टिस्ट के रेगिस्तान में टिड्डियों पर रहने के बारे में सोचता है और अपने दोस्त लिंच के एक अस्पताल की नर्स के पीछे पड़ने पर टिप्पणी करता है। स्टीफन अपनी मां के साथ वर्जिन मैरी के बारे में हुई बातचीत को नोट करता है, जिसमें उसकी मां स्टीफन पर बहुत ज़्यादा पढ़ने और अपना विश्वास खोने का आरोप लगाती है। हालांकि स्टीफन कहता है कि वह पश्चाताप नहीं कर सकता। स्टीफन एक साथी छात्र के साथ झगड़े और पुस्तकालय में 3 समीक्षाएं पढ़ने की कोशिश के बारे में बताता है। वह 2 सपनों को रिकॉर्ड करता है, एक जिसमें वह शानदार राजाओं की छवियों से भरी एक लंबी गैलरी देखता है और दूसरा जिसमें वह फास्फोरेसेंट चेहरों वाले अजीब मूल प्रकृतियों से मिलता है। वह अपने पिता से मिलने का जिक्र करता है, जो उसे पूछते हैं कि वह रोइंग क्लास में क्यों नहीं शामिल हुआ। 15 अप्रैल की अपनी प्रविष्टि में स्टीफन उससे यानी एमा से ग्राफ्टन स्ट्रीट पर मिलने का रिकॉर्ड करता है। एमा स्टीफन से पूछती है कि क्या वह कविता लिख रहा है और अब वह विश्वविद्यालय क्यों नहीं आता। स्टीफन उत्साह से उसे अपने कलात्मक योजना के बारे में बताता है। अगले दिन उसे शरीर रहित भुजाओं और आवाज़ों का एक दर्शन होता है जो उसे अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाती है। स्टीफन अपनी डायरी का अंत अपने पुराने पति डेडालस, जिसे वह पुराना कारीगर कहता है, से प्रार्थना करके करता है कि वह उसका साथ दे।